हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने 2018 में जो आया था फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, उसमें से 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। उसके बाद 10 के बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये आज का पहला प्रश्न है। दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इनके द्रव्यमान m1 m2 है तो उनकी गति ऊर्जाएं k1 k2 है तो गति ऊर्जाओं का अनुपात निकालना। देखिए कह रहे हैं संवेग समान है। क्या समान है? संवेग इनका समान है। तो चलिए संवेग हम मान लेते हैं p। द्रव्यमान कितना है? m1, हम वेग मान ले रहे हैं v1। तो संवेग दो वस्तुओं के समान है। पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है तो उसका संवेग p हो गया। दूसरी वस्तु का संवेग कितना होगा? p बराबर m2 v2। ये दोनों संवेग आपस में बराबर हैं। अब हमको क्या करना है कि दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको संवेग के रूप में यदि बदलना है तो क्या करेंगे, m1 m2 से ऊपर नीचे गुणा, m1 m1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अब जब m1 से ऊपर गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका आ गया m1। ठीक, ये हो गया। अब दूसरे वस्तु की गतिज ऊर्जा है ना, दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा k2 बराबर कितना होगा? 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये मिल गया भाई। अब इसको भी संवेग के रूप में बदलने के लिए m2 से गुणा करेंगे, ऊपर गुणा किए स्क्वायर हो गया, नीचे गुणा करेंगे m2 हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना मतलब k2/k1 निकालना है। अब हम क्या करेंगे, k2/k1 कर लीजिए। k2 का मान कितना है? ये देखिए संवेग दोनों के बराबर है तो एक काम करिए संवेग के रूप में पहले इसको लिख देते हैं ना। तो कितना बनेगा, ये p यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, p²/2 m1। और यहाँ क्या मिलेगा, ये भी p है तो p²/2 m2 हो गया भाई। अब यहाँ k1/k2 का मान निकाल लीजिए। ये कितना बनेगा, इसमें हम लिखेंगे k1/k2 k2/k1 करना है ना, k2/k1। तो ये बनेगा कितना, k2 का मान कितना है, p²/2 m2। अब देखिए k1 से भाग देना तो ये पलट के गुणा हो जाएगा, 2 m1/p²। अब ये देखिए p² से p² काट दीजिए और 2 से 2 कट गया तो ये हमारा आ गया यहाँ से k2/k1 m1/m2। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, m1/m2 के बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा यदि आपने ध्यान से देखा तो। नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लीजिए, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने, दोनों वस्तुओं का संवेग निकाला और संवेग कह रहे हैं बराबर, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो संवेग मिल गया। पहले की गतिज ऊर्जा संवेग के रूप में लेने के लिए m1 से गुणा कर दिया तो ये p के रूप में आ गया। फिर k2 की उसी प्रकार से निकाल लिए, दोनों भाग दे दिए, आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। दो वस्तुओं के माप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में यदि बदलना है तो फार्मूला होता है c/5 F-32/9 ये होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा c/5 बराबर फ़ारेनहाइट में 45 कह रहे हैं ना तो यहाँ 45 लिख दीजिए -32/9। ठीक, अब ये सॉल्व करिए इसको तो c/5 बराबर होगा, घटाइए, आया 3 और 4 में से 3 गए 1 यानी 13।
बटे 9। ठीक, अब ये आपका आएगा C बराबर 13×5 = 65/9, 9 सते 63 और ये बचा 2, 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ये आता जाएगा, तो आएगा 7.22 अंश सेंटीग्रेड। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसी पर टिक लगा देंगे हम ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो है ये 13 से 20 के बीच में होगा और एडमिट कार्ड आपका 28 तक आ जाएगा। ठीक है, 28 तक, 28 या 28 के 1-2 दिन आगे पीछे करके एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए देखते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है। समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताइए। देखिए, प्रतिबिंब की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? ये होता है 360 बटे जो भी कोण दिया रहे। ठीक है, तो यदि ये सम संख्या में है, यदि सम संख्या में है तो -1 कर देंगे। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या के लिए यदि ये आता है सम संख्या में तो -1 कर देंगे, और यदि ये मान जो है विषम संख्या में आ रहा है तो वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। तो चलिए तो फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका यहाँ आया 360 बटे 60। ठीक, अब इसको काटेंगे 0 0 और ये 6 छक्के 36, तो आया 6। अब 6 आया है सम संख्या, -1 कर लीजिए, तो यही हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। कितना आया? 5। ठीक, ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? यदि 360 माइनस थीटा का मान सम संख्या में आता तो एक घटा देंगे, यदि विषम संख्या आएगा तो वही भाग देंगे, तो वही जो है प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 0 सेंटीग्रेड ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 मिलीमीटर है। 100 सेंटीग्रेड ताप पर दाब का मान होगा। देखिए समझिए भाई, क्या कह रहे हैं कि इसमें 0 सेंटीग्रेड पर इतना दाब है, तो ताप 100 सेंटीग्रेड कर देंगे तो दाब बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ताप कितना है? T1 बराबर 0 सेंटीग्रेड। इसी को बदल देंगे हम लोग केल्विन में, तो 273 + 0 यानी 273 केल्विन। T1 मिल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे T2, यानी बाद में ताप कितना हो गया है? 100 सेंटीग्रेड। अब 100 इसमें जब जोड़ देंगे तो आएगा 373 केल्विन। ठीक, ये T1 T2 मिल गया। अब दाब देखिए, पहले दाब कितना दिया है? 760। ठीक है, यम दाब। अब क्या करेंगे? P2 का मान जो है निकालना हमको। तो देखिए इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो है ये ताप जो है दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ताप दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यदि किसी मान लीजिए कुकर में ही दाल पानी जो भी है रख दिए हैं सब्जी बनाने के लिए, उस पर आग ना लगाएं तो क्या होगा? ताप ना बढ़ाएं तो उस पर दाब तो वही रह जाएगा, है ना? तो ताप बढ़ाने पर उसके अंदर दाब जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर लगा के देखते हैं इसको। तो यदि ताप हम मान लेते हैं T1, क्या मान लेते हैं? तो T1, तो दाब जो है क्या हो जाएगा? P1। जब ताप मानेंगे T2 तो दाब हो जाएगा P2। तो ये आपका फार्मूला बनेगा T1/T2 P1/P2। अब T1 T2 P1 P2 का मान यहाँ रख करके आप P2 का मान निकाल लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। हम सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं नहीं। ठीक, 200 373। अभी आपका P1 760 बटे P2 आया, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये P2 बराबर, ये देखिए इधर गुणा होगा ना, 760 गुणे 373 बटे 273। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब इसके बाद देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट उष्मा जो है 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड हो, तो उसकी उष्माधारिता निकालनी है भाई। उष्माधारिता मतलब कितना उष्मा धारण कर सकती है। ठीक है, 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम
1 ग्राम पदार्थ है तो कितना 0.11 कैलोरी उष्मा ग्रहण करेगा। तो 100 ग्राम है तो कितना ग्रहण करेगा, यानी उष्माधारिता C बराबर होगा m इंटू एस। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है 100 और विशिष्ट उष्मा दिए हैं 0.11। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक दशमलव हट गया, तो ये आ गया कितना 11। ठीक है, 11 कैलोरी प्रति अंश सेंटीग्रेड, 11 कैलोरी प्रति अंश सेंटीग्रेड। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। तो ए वाले पर यहाँ पर हम लोग सही टिक लगाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया ना। उष्माधारिता जो है वो क्या होगी, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा के गुणनफल के बराबर होगी। एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता। चलिए देखिए भाई, इसमें जो है ये देखिए क्या होता है, पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण दिशा है। ठीक, अब ये व्यक्ति किधर किधर चल रहा है, इसको क्रम से चलाते हैं। देखिए पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर आया, ये लो 1 किलोमीटर आ गया पूर्व की ओर, कितना आया 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। चलिए 1 लिख दे रहे हैं, पर्याप्त है। ठीक, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर आया, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब इधर है ये, चलिए 3 किलोमीटर ये आ गया, फिर अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम। अब यहाँ से पश्चिम किधर बनेगा, ये। ठीक है, 4 आया है, इसका मतलब चलिए इसको 1 यहीं तक कर लेते हैं, 1 ये हो गया, तो इधर 3 बनेगा, है ना। टोटल कितना गया 4, तो ये बन जाएगा 3। अब ये वाली दूरी कितनी बनेगी, ये भी 3। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, यही दूरी हमको निकालनी है। ठीक, तो ये दूरी कितनी होगी, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, है ना। तो कितना बनेगा, √3²। देखिए क्या कह रहे हैं कि चलकर स्कूल पहुंच जाता है, ये पहले 1 किलोमीटर पूर्व आता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण आता है, और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है ना। ये देखिए 1 है ना, ये दूरी यहाँ तक, ये 1 है, तो 1 ये हो जाएगा, 3 ये हो गया, तो टोटल मिला के 4 हो गया। तब ये 3 और ये 3। ठीक है, विद्यालय की घर से सीधी दूरी, ये घर है, ये विद्यालय है, सीधी दूरी तो यही होगी। तो ये कर्ण बनेगा, लंब का वर्धन आधार का वर्ग, यही सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 9 + 9, तो कितना बनेगा, 9 दूनी 18, 18 को आप लिखेंगे 3 × 3 × 2, तो ये 3 बाहर आएगा, √2। ठीक है, 3√2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान है, 1 किलोवाट घंटा का क्या मान है ये पूछा जा रहा है। तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान है। अब इसको निकालना, देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट हो गया, और 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, तो कितना आएगा, 3 6 2 0 यहाँ है, 3 यहाँ, तो ये बन जाएगा 3.6 × 10 की घात 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान इधर गया है, इसका मतलब ठीक है 10 घाते 6 गुणा कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा ये। तो इतना वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल। ये हो गया, कैसे होता है देखिए, P बराबर आपको पता है W/T, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, यानी कार्य बराबर होगा सामर्थ्य गुणे समय, सामर्थ्य का वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड का मात्रक किसके बराबर होगा, कार्य के मात्रक के, यानी कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ठीक, तो इतना जूल, यानी कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसमें ये सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है। तो एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है ये बताना है आपको। तो न्यूटन इंटू सेकेंड, देखिए न्यूटन यानी बल, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का। तो बल गुणे समय करेंगे तो ये क्या आएगा, आवेग। ठीक है, तो ये आवेग का जो है बल के आवेग की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ऊर्जा का मात्रक निम्न में से क्या नहीं है। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है, ऊर्जा यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है, तो ये जूल नहीं होगा। मेगावाट ये तो सामर्थ्य का मात्रक है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, अच्छा ये मेगा, अच्छा इसमें पूछा जा रहा है क्या नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो जूल तो है, ये नहीं होगा। मेगावाट जो है ये सामर्थ्य का मात्रक है, इसका मतलब यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं भाई ये ऊर्जा के मात्रक कैसे हुए, जब मेगावाट सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो यही सही हो गया। इसका मतलब ये तीनों जो है ऊर्जा के मात्रक हैं। देखिए कैसे, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, यानी कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, और कार्य ही ऊर्जा होती है, मतलब ये भी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर। अब किलोवाट घंटा, वाट गुणे घंटा, अभी हमने बताया ना W बराबर क्या आया था, P गुणे T, यानी वाट हो गया P का, घंटा हो गया समय का। ठीक है, तो ये भी क्या है, सामर्थ्य कार्य की ऊर्जा के मात्रक हैं। तो मेगावाट ये जो है ये किसका मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कहा जा रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी बताना है। तो 90वें सेकंड में या कह लीजिए टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए फार्मूला होता है ST = U + हाफ ए होता है ना, A/2t - 1। ठीक है, तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो u का मान 0 हो जाएगा, प्लस 1/2a, यानी त्वरण कितना है 10, और कितनी देर में, 10 सेकंड में, 10वें सेकंड में चली गई दूरी निकाल ली। तो 2 से काट दीजिए, आ गया 5। अब ये आपका मिला ST बराबर ये 5, और ये मिलेगा 10 दूनी 20 में से 1 घटाइए, आया 19, 19 पचे 95 मीटर, यानी बी वाला ऑप्शन इसका ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, दो बल P1 तथा P2 के परिणामी P2 से 90 अंश पर हैं तथा इसका परिणामी P2 से समान है। P1 का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। P1 तथा P2 के परिणामी P2 से 90 अंश कोण पर है, यानी परिणामी के साथ बनाया गया कोण, यानी कला दिया हुआ है, तो tan अल्फा है ना, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, a sin थीटा अपान b cos थीटा, a + b cos थीटा, है ना। तो चलिए यहाँ हम P1 P2 के रूप में डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये बनेगा P1, ये कितना बनेगा, P1 sin थीटा बटे P2 प्लस P1 cos थीटा। ठीक, ये हुआ भैया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा की जगह हम 90 जब लिख देंगे तो tan 90, और tan 90 का मान क्या होगा, sin 90 बटे cos 90, क्या होगा, sin 90 बटे cos 90। sin 90 का 1 होता है, cos 90 का 0 कर दीजिए। चलिए अब यहाँ से मिलेगा हमको P1 sin थीटा बटे P2 प्लस P1 cos थीटा। अब ये गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब ये हमको मिला क्या, P2 प्लस
P1 cos थीटा बराबर 0। ये समीकरण 1 बना लीजिए। अब क्या करेंगे भाई, परिणामी कैसे होगा? परिणामी कह रहे हैं P2 है, परिणामी P2 है, तो ये P2 बराबर P2 का स्क्वायर क्या होगा? ये P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है P2 प्लस P1 cos थीटा। तो एक काम करिए, यहाँ से लिखेंगे P1 स्क्वायर प्लस P2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या मिलेगा? P2 प्लस ये तो 2P1 आ गया जी। एक काम करिए कि P1 cos थीटा का मान ही निकाल लेते हैं यहाँ से। P1 cos थीटा बराबर ये इधर आएगा माइनस P2। ठीक, ये वाला मान रखिए बल्कि। अब ये मिल गया, देखिए P2 स्क्वायर और प्लस 2, P1 अपनी जगह है। अच्छा, P1 cos थीटा की जगह हमको माइनस P2 लिखना है, तो यहाँ जो है माइनस लगाएंगे, ये 2 हो गया, P1 cos थीटा की जगह माइनस P2। अब ये P2 पहले से है तो माइनस P2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। तो किसका मान निकालना? P1 का मान निकालना है, तो यहाँ से P1 का मान निकाल लीजिए। ये देखिए, ये इससे कट जाएगा। अब हमको P1 का मान निकालना है, तो P1 स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? देखिए माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2P2 का स्क्वायर। तो ये P1 बराबर हो गया अंडर रूट 2P2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा P1 बराबर अंडर रूट 2P2। ठीक, P2 स्क्वायर है ना, बाहर आ गया, P2 हो गया, तो अंडर रूट 2P2, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है कितने 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो है हमने आगे सॉल्व किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से।